भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है। बैठक में बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। इस बैठक में उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित कई प्रदेशों में लोकसभा चुनावों के प्रत्याशियों के नाम पर मंथन किया जाना है। पार्टी मुख्यालय में होने वाली इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह सहित कई दिग्गज नेताओं की मौजूदगी रहेगी। राजस्थान में अभी भी 10 सीटों पर सस्पेंस बरकरार है, जिस पर महामंथन किया जाना है। प्रधानमंत्री भूटान में थे। दोपहर 3 बजे के लगभग वो भूटान से निकले और उसके बाद वापस जब दिल्ली पहुंचे तो अब खबर है कि कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री बीजेपी कार्यालय पहुंच सकते हैं, जहां पर इस बैठक की उनको अध्यक्षता करनी है। इस बैठक में बीजेपी अपनी बचे हुए उम्मीदवारों की सूची पर मंथन करेगी। स्वाभाविक है कि बिना प्रधानमंत्री की अध्यक्षता के ये मंथन पूरा हो नहीं पाएगा, इसीलिए प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ये बैठक की जाएगी। उन्हीं की अध्यक्षता में बैठक होनी है। इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे और तमाम बड़े दिग्गज नेता पार्टी के जो केंद्रीय चुनाव समिति का हिस्सा है उनकी मौजूदगी रहेगी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अब तय किया जाएगा, मंथन किया जाएगा कि बची हुई सीटों पर अब किन उम्मीदवारों के नामों को फाइनल कर दिया जाए। राजस्थान की भी बची हुई 10 सीटों पर लगातार अभी सस्पेंस बरकरार है। बीजेपी की तरफ से उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द सूची का ऐलान हो जाएगा। 19 अप्रैल को राजस्थान में पहले चरण का मतदान होना है, जिसको लेकर के अब राजस्थान बीजेपी में भी तमाम तैयारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है और इसी कड़ी में अपेक्षा यह है कि अब जल्द ही किसी भी दिन भारतीय जनता पार्टी अपनी बची हुई सूची भी सामने रखेगी, जिसमें बचे हुए 10 उम्मीदवारों का नाम होगा। जयपुर से हमारे संवाददाता बाल वीरेंद्र सिंह शेखावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ। वीरेंद्र के साथ बात करते हैं, समझते हैं ज़रा कि क्या कुछ अब विशेष सामने आने वाला है बीजेपी की बैठकों में। वीरेंद्र, लगातार अब तमाम बैठकों के क्रम में अब ये बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है, क्योंकि ये तीसरी बड़ी बैठक होगी बीजेपी की उम्मीदवारों की सूची को लेकर के और अब बची हुई सूची जो है बीजेपी की, उस पर मोहर लगाने का काम होगा। राजस्थान के भी 10 नाम इसमें है। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में अब क्या फाइनल मंथन इस बैठक में देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए राहुल, जिस तरीके से राजस्थान में आपने देखा होगा कि कुल मिला के 10 सीटों के ऊपर जो प्रत्याशी हैं वो उतारने बाकी हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि राजस्थान के साथ साथ अन्य राज्य हो, वहां पे भी जो प्रत्याशी हैं उनके नामों का ऐलान है बीजेपी इस मंथन के बाद कर सकती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये जो बैठक है वो प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में जो है शुरू होने बताई जा रही है। इसके अलावा इस बैठक के दौरान जो गृह मंत्री अमित शाह है, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, तमाम जो पार्टी के शीर्ष नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं वो भी दिल्ली दौरे पे हैं। तो राजनीतिक गलियारों में ये भी कयास लगाया जा रहा है कि राजस्थान की सीटों के ऊपर चर्चा की जाए, क्योंकि जो 10 सीटें बची हुई है उनके ऊपर मंथन करना है और किन प्रत्याशियों को यहाँ पे जगह दी जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री खुद भजनलाल शर्मा है, पूरी इस चाहे वो मीटिंग्स हो, चाहे वो कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हो या फिर तमाम जो पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठ के कर रहे हैं और हर बारीकी से इस पूरी जो लोकसभा चुनाव के अंदर मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है राजस्थान के अंदर जो 25 लोकसभा सीटें हैं उनके ऊपर किस तरीके से विजय हासिल करनी है। तो इन तमाम पहलुओं को लेके भी ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और रही बात जो 10 जो बीजेपी के जो उम्मीदवारों के उतारने की, तो यहाँ पे जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण और सभी नेताओं को एक साथ एकजुट होकर ये चुनाव लड़ने के लिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार जो पदाधिकारियों से जो मंथन के दौरान भी कह रहे हैं, साफ तौर पे आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि सभी पदाधिकारी एक साथ मिलकर जो केंद्र की योजना है उन योजनाओं के दम पे ये जो भाजपा है राजस्थान के अंदर जो 25 के 25 लोकसभा सीटें हैं उनके ऊपर विजय हासिल करेगी। जी बिल्कुल। और बैठक भले ही दिल्ली में हो रही है, लेकिन इस दिल्ली की बैठक पर नज़र जयपुर की भी है और दिल्ली की बैठक में जयपुर की भी खास चर्चा होगी। राजस्थान की चर्चा होनी है, क्योंकि बड़ा प्रदेश और 25 सीटें यहाँ से अगर जीत कर बीजेपी निकलती है तो फिर निश्चित रूप से बीजेपी के केंद्र का जो 400 पार का लक्ष्य है वीरेंद्र, उस पर ये उसके लिए एक बड़ा कंट्रीब्यूशन ये होने वाला है राजस्थान बीजेपी की ओर से। और इसलिए बीजेपी चाहती है कि अब कोई भी जो है लैक छोड़ना नहीं चाहती, कोई लूप होल नहीं छोड़ना चाहती और इसीलिए बचे हुए जो 10 नाम पे उन पर बड़ा गहनता के साथ मंथन हो रहा है।
लेकिन इस बैठक को लेकर वीरेंद्र, राजस्थान में क्या कुछ हलचल है? राजस्थान के चुनावी गलियारों में कहाँ कुछ खुसफुसाहट कोई सुनने में आ रही है? कोई नाम ऐसा सामने आ रहा है जिस पर मोहर लग सकती है सूची में? बिल्कुल, देखिए राहुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी प्रत्याशी, चाहे इसमें कोई भी प्रत्याशी हो, जब जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जब बीजेपी ने अपनी जो 15 प्रत्याशी जो राजस्थान के अंदर उतारे थे, तो उसके अंदर जो कई ऐसे चेहरे हैं जिनके तजुर्बे को ध्यान में रखा गया, नए चेहरों को यहाँ पे उतारा गया, जो छवि साफ है और जो संगठन के लिए लगातार काम कर रहे हैं, उनको यहाँ पे शामिल किए गए और केवल एक महिला चेहरे को यहाँ पे जगह दी गई। यानी आप देखेंगे कि जो शेष जो 10 सीटें हैं, उन सीटों के ऊपर महिलाओं को भी मौका दिया जा सकता है। 3 से 4 महिलाएं, यानी पूरी 25 सीटों के अंदर 3 से 4 महिलाओं को यहाँ पे जगह दी जा सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि भी हाल ही के अंदर केंद्र की जो सरकार है, उसने जो महिलाओं के लिए जो आरक्षण 33% जो आरक्षण पास किया है, कहीं ना कहीं उससे भी बीजेपी है वो भुनाने की कोशिश करेगी और महिला वोटर्स को साधने के लिए महिला उम्मीदवार को यहाँ पे उतार सकती है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि आप देखेंगे कि राजस्थान के अलावा अगर मैं माफ कीजिएगा जयपुर शहर की बात करूं या फिर जयपुर ग्रामीण की बात करूं, तो यहाँ पे जातीय समीकरण काफी अहम हो जाता है, जिनमें आप देखा होगा कि अगर मैं जयपुर ग्रामीण की बात करूं तो जयपुर ग्रामीण के अंदर राखी राठौड़ का नाम सबसे आगे चल रहा है महिला के तौर पे। इसके अलावा अगर मैं जातीय समीकरण की बात करूं जयपुर ग्रामीण सीट की, तो जयपुर ग्रामीण सीट पे 2 राजपूत चेहरे हैं और 1 ओबीसी चेहरा है। यानी आप देखेंगे कि यहाँ पे बीजेपी पूरा जातीय समीकरण और जो क्षेत्रीय समीकरण है उसको ध्यान में रखते हुए बीजेपी अपनी पूरी रणनीति के तहत पूरी माइक्रो जो रणनीति बनाती है, उस रणनीति के तहत काम करती है और किस तरीके से जो जिताऊ प्रत्याशी। बिल्कुल, और बिल्कुल ठीक बता रहे हैं आप, उस रणनीति को डिकोड करना ही बड़ा मुश्किल होता जा रहा है विपक्षी पार्टियों के लिए। वीरेंद्र लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश शर्मा हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ेंगे कुछ देर बाद, तब उनसे भी हम जानेंगे कि क्या कुछ इसमें तमाम बारीकियां हैं। लेकिन वीरेंद्र, एक बड़ी बात यह भी है कि अब राजस्थान का, जैसे मैं जिक्र कर रहा था, कि 25 सीटें जीतकर देने का लक्ष्य है, क्योंकि नई सरकार बनी है, नया चेहरा नेतृत्व कर रहा है राजस्थान में। पुराने सभी समीकरणों को हटा करके एक नई टीम का कह सकते हैं कि गठन किया गया राजस्थान में आने वाले 10-15 साल की राजनीति को ध्यान में रखते हुए। ऐसे में यह पहला मौका होगा जब राज्य की ओर से अब केंद्र को अपना कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा पॉलिटिकल रूप से, यानी कि प्रदेश बीजेपी पार्टी के पास, नई सरकार के पास ये पहला मौका है जब वो केंद्र की मोदी सरकार को दोबारा गठित करवाने में अपना ये बड़ा यहां से मुझे लगता है योगदान दे सकते हैं। क्या 25 सीटें अगर राजस्थान जीतती है, निश्चित रूप से भजनलाल शर्मा के लिए भी वीरेंद्र ये एक बड़ी कामयाबी होगी। उनके पहले कार्यकाल में आम चुनाव जब ये होंगे तो उनकी सरकार रहेगी। 25 सीटें अगर बीजेपी जीतती है या मैक्सिमम सीटें जीतती है, एक बड़ा प्रोफाइलिंग उनके राजनीतिक शख्सियत का भी होगा, भजनलाल शर्मा की। बिल्कुल, देखिए राहुल, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद जो पदाधिकारियों की जो मीटिंग होती है उसके अंदर शामिल हो रहे हैं और साफ तौर पे जो पदाधिकारी हैं या जिला स्तर के या फिर वीरेंद्र, मैं रोक रहा हूं आपको। वीरेंद्र, मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास। अखिलेश शर्मा हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश सर, बीजेपी की ये बड़ी बैठक, अब बचे उम्मीदवारों के नामों को लेकर के प्रधानमंत्री की मौजूदगी भी इसमें हो सकती है। भूटान में थे प्रधानमंत्री, अब लौटे हैं और अब तमाम बड़े नेता बीजेपी के ऑलरेडी वहां मौजूद। क्या कुछ खास इस बैठक से निकल करके आ सकता है सर? क्योंकि तमाम बार ये बैठकें तो हो चुकी हैं, लेकिन अब अंतिम मोहर बचे हुए नामों पर लगनी है, तो क्या कुछ विशेष इस बैठक से देखने को मिलेगा? देखिए, राजस्थान की जहां तक बात करें तो अभी कई सारी सीटें हैं जहां पर की अनाउंसमेंट होना बाकी है और आप जानते हैं कि ऐसे कई नेता जो विधानसभा का चुनाव या तो हार गए या दूसरी पार्टियों से बीजेपी में आए हैं, उन्हें इस बात की उम्मीद है कि बीजेपी की जब लोकसभा उम्मीदवारों की सूची आएगी तो उनका नाम भी होगा और इसीलिए इस बैठक को लेकर खासी उत्सुकता बच चुकी है। राजस्थान में जैसा आपने कहा कि बीजेपी चाहती है कि जो सभी सीटें जीतने का लक्ष्य है उसको दोबारा किया जाए और इसीलिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हो या टीपी जोशी हो, तमाम नेता इस काम में लगे हुए हैं और इसीलिए शीर्ष नेताओं के साथ बैठकें लगातार हो रही। जो बीजेपी की प्रक्रिया है उसमें राज्य स्तर पर पहले
जो है पूर्व बैठक होती है जहाँ पर उम्मीदवारों की सूची को अंतिम किया जाता है, पहल से बनाया जाता है और फिर उसके बाद दिल्ली में किन नेताओं के साथ बैठक में उन नामों को रखा जाता है, जिसके बाद उस पर अंतिम मोहर लगती है। तो माना जा रहा है कि आज या फिर कल में बीजेपी की जो सूची है वो जारी कर दी जाएगी। अभी तक जो है 5 बीजेपी की आ चुकी है और माना जा रहा है कि अब सूची आएगी उसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, बाकी जो राज्य बच्चे बिहार, इन राज्यों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो जाएगा। बिल्कुल। और अखिलेश सर, बैठक भले ही ये दिल्ली में हो रही है लेकिन राजस्थान की भी खास नजर है इसके ऊपर, क्योंकि 10 बचे हुए नाम राजस्थान के ऐलान होने हैं। तो इसमें एक देखने वाली बात ये भी होगी कि अब जो 10 नाम राजस्थान में बचे हैं उसमें बड़ा पुरजोर कोशिश बीजेपी की तरफ से ये हो रही है कि 25 की 25 सीटें राजस्थान से जीतनी है ताकि 400 पार के लक्ष्य में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन इधर से आ सके। राजस्थान के पर्सपेक्टिव में सर क्या कुछ रुकावट आपको लगता है या क्या कुछ चुनौती इस वक्त भाजपा आलाकमान के सामने हो रही है, सामने आ रही है उनके अपने बचे हुए नामों पर मोहर लगाने में? देखिए, जो पहली सूची आई थी जिसमें जिस तरह से बगावत हुई है, राहुल गांधी जो है उन्होंने अपनी बगावत की और उसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए, तो इस तरह से बीजेपी को सावधानी जरूर रखनी है कि किसी भी तरह से नाराजगी वहां पर ना हो। और आप जैसा आपने जिक्र किया कि राजेंद्र राठौड़ जो कि विधानसभा का चुनाव हार गए थे, वरिष्ठ नेता है राजस्थान बीजेपी के, जी पुनिया, वो भी चाहते हैं कि उनको भी भी जिस तरह सतीश पुनिया को हरियाणा का चुनाव प्रभारी बना दिया गया, उसके बाद से माना जा रहा है कि शायद उन्हें अब लोकसभा चुनाव में न उतारा जाए। राजेंद्र राठौड़ को अभी कोई जिम्मेदारी पार्टी ने संगठन में नहीं दी है, तो इसलिए उनकी जो उम्मीदें हैं वो बरकरार है। बीजेपी यही कोशिश करेगी कि जो बड़ी सीट है इसमें जयपुर है, वहां से अब किसको चुनाव मैदान में उतारना है ये भी एक बड़ी बात होगी, क्योंकि जयपुर ग्रामीण से आप जानते हैं राठौड़ से है। और फिर अखिलेश सर, क्योंकि 19 अप्रैल में पहले चरण में चुनाव राजस्थान में है, शुरुआत के दोनों चरणों में राजस्थान में चुनाव फॉल कर रहा है, तो ऐसे में राजस्थान के लिहाज से तो हम अपेक्षा ये की जा सकती है कि अब बहुत जल्द सूची सामने आ जाएगी ताकि बचे हुए प्रत्याशियों को तैयारी का मौका मिले। बिल्कुल, अब काफी देरी इसमें हो चुकी है, क्योंकि बीजेपी कोशिश यही थी कि चुनाव के कार्यक्रम के ऐलान से पहले ही नाम घोषित कर दिए जाए, लेकिन राजस्थान में बाकी नाम तो हो गए, 15 सीटें आ गई, लेकिन 10 सीटें अभी भी अनाउंस होनी बाकी है, तो माना जा रहा है कि जल्दी ये काम भी हो जाएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका। तो अखिलेश शर्मा हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे थे। दिल्ली में ये बड़ी बैठक चल रही है, दिल्ली से जब वापस राजस्थान लौटते हैं तो फिर बीजेपी के लिए खुशखबरी आती है सामने, क्योंकि चंद्रभान आक्या ने बीजेपी को समर्थन का आज ऐलान कर दिया। वही चंद्रभान आक्या हैं जिन्होंने विधानसभा चुनाव बीजेपी से अलग हटकर निर्दलीय लड़ा था और चित्तौड़गढ़ से चुनाव जीते भी थे। सीपी जोशी के खिलाफ लड़ने तक का इन्होंने पहले ऐलान कर दिया था। चित्तौड़गढ़ से निर्दलीय विधायक हैं चंद्रभान आक्या। आक्या के साथ सांचौर विधायक जीवाराम चौधरी भी बीजेपी में शामिल हो गए। हनुमानगढ़ विधायक गणेश राज, बयाना से विधायक ऋतु बनावत भी शामिल हुए। पूर्व सांसद गोपाल सिंह इडवा ने भी बीजेपी ज्वाइन किया और निर्दलीय विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने तो अपने समर्थन देने का ऐलान किया ही है। तो निश्चित रूप से सीपी जोशी के लिए खासतौर पर यह राहत भरी खबर, क्योंकि आक्या ने चित्तौड़गढ़ से बीजेपी प्रत्याशी सीपी जोशी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ने का पहले ऐलान कर दिया था, जिसके बाद बीजेपी में उथल पुथल शुरू हो गई थी। अब ये जो बदलाव आया है, इस बदलाव से कितना सुकून बीजेपी और खासतौर पर सीपी जोशी को मिल रहा है, चर्चा कर लेते हैं। वीरेंद्र सिंह शेखावत हमारे संवाददाता जयपुर से जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र, सीपी जोशी के लिए निश्चित रूप से ये सुकून भरी खबर, क्योंकि उनके सामने जब एक सूची आई तो सबसे पहला विरोध का सुर उन्हीं के क्षेत्र से उठने लगा था। क्या कुछ बदलाव अब बीजेपी की गति को मिल सकता है इससे? देखिए राहुल, आपको एक चीज बता दूं कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर बीजेपी के जो तमाम जो बड़े लीडर्स हैं, चाहे इसमें चंद्रभान सिंह आक्या हो या फिर जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हो या फिर कोई अन्य नेता हो, तो बीजेपी कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती। यानी बीजेपी सभी नेताओं को एक साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही है और उसके साथ ही आप देखेंगे कि बीजेपी अपने जो नाराज नेता हैं उनको एकजुट करने के लिए बीजेपी को जो कोशिश कर रही है। और पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर किसी भी नेता का मनमुटाव चल रहा है तो वो लोकसभा चुनाव से पहले अपना मनमुटाव दूर करे और पार्टी के लिए जो सबसे अच्छा हो सकता है वो काम करे, जिससे क्या है कि पार्टी को जो आपने देखा होगा कि राजस्थान की जो 25 सीटें हैं उन पे किस तरीके से विजय हासिल करनी है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए भी ये एक महत्वपूर्ण होगा। और साथ ही आप देखेंगे कि राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान के विधानसभा चुनाव में आपने देखा कि राजस्थान के अंदर पहली सूची के अंदर 7 सांसदों को उतारा, 7 में से 4 हैं वो जीत चुके हैं। और राजस्थान के अंदर आपने देखा होगा कि कई राजस्थान सरकार के अंदर मंत्री भी बनाए गए, लेकिन जो शेष 3 हारे हुए जो सांसद हैं
उनका विरोध वो लगातार देखने को मिला था और उसी विरोध के चलते उन्हें शिकस्त मिली। और अब लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव के अंदर 15 जो नाम आए, उन नामों के अंदर आपने देखा होगा किसी भी हारे हुए प्रत्याशी का, यानी जो विधानसभा के अंदर जो सांसद उतारे थे उनका किसी का भी नाम नहीं है। तो एक बात साफ है कि राजस्थान के अंदर जिन जिन सीटों से जो सांसद उतारे गए थे वहां पे नए चेहरे हैं वो शामिल किए जाएंगे। और एक और कि चंद्रभान सिंह आकिया का अगर नाम आता है तो कि चंद्रभान सिंह आकिया चित्तौड़गढ़ विधानसभा से आते हैं और वहीं से सांसद हैं सीपी जोशी जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, तो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती चंद्रभान सिंह आकिया है। तो जो जिस तरीके से आपने देखा हाल ही के अंदर जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है उन्होंने दोनों नेताओं को बुलाया और दोनों नेताओं के बीच का जो मतभेद था, मनभेद था, उसको दूर किया और पार्टी को एकजुट होकर जो पार्टी के लिए जो अच्छा है वो काम करने के लिए उन्होंने, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा। यानी पार्टी को एकजुट करने के लिए और किस तरीके से राजस्थान के अंदर जो 25 की 25 लोकसभा सीटें हैं उन पे जीत हासिल करनी है, ये भी इसके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इसी कड़ी के अंदर आपने देखा कि इस पूरे जो ये कार्यक्रम था इसके अंदर आपने देखा होगा कि भजनलाल सरकार के जो 4 निर्दलीय जो विधायक है जिन्होंने समर्थन दिया है उन्होंने भी बीजेपी को अपना लोकसभा चुनाव में समर्थन देने की बात कही है। इसके अलावा आप देखेंगे कि ठीक है वीरेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वीरेंद्र सिंह शेखावत हमारे साथ जुड़े थे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए सीकर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी और सांसद सुमित्रानंद सरस्वती 26 मार्च को सीकर लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। नामांकन पर्चा दाखिल करने से पहले सुबह 11 बजे सीकर शहर के रामलीला मैदान में नामांकन सभा का आयोजन किया जाएगा। इस सभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी, किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी सहित प्रदेश और जिले के कई भाजपा नेताओं की मौजूदगी रहने वाली है। भाजपा प्रत्याशी और सांसद सुमित्रानंद सरस्वती ने जानकारी देते हुए बताया कि नामांकन सभा में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सहित पूरा शीर्ष नेतृत्व मौजूद रहेगा। साथ ही हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी दमखम के साथ नामांकन करवाने के लिए पहुंचेंगे। लोकसभा चुनाव का नामांकन दाखिल करने के साथ ही जिले में प्रचार के अभियान का आगाज भी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी से टिकट तय होते ही जिले में प्रचार प्रसार का काम शुरू कर दिया गया था, लेकिन विधिवत रूप से प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करने के बाद गांव तक प्रचार किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने और प्रदेश नेतृत्व ने मुझे तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया है। मैं मेरा नामांकन 26 तारीख को करूंगा। लोगों में जो जोश है, उत्साह है, उसको देखते हुए मोदी जी की लाभकारी योजनाएं और मैंने जो क्षेत्र में काम करवाए उनको देखते हुए सामने वाली पार्टी कहीं टिक नहीं पाएगी और भारी बहुमत से विजय प्राप्त करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जालौर पहुंचे, जहां उन्होंने जालौर में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। साथ ही एक संवाद कार्यक्रम में भी वो शामिल हुए। इस संवाद कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने बेटे वैभव गहलोत के समर्थन में मतदान करने को लेकर कार्यकर्ताओं से संवाद करते नजर आए। तो वैभव गहलोत के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। लगातार संवाद कार्यक्रमों में वो हिस्सा ले रहे हैं। मतदान करने का आह्वान कर रहे हैं। तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी आह्वान कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में मतदान केंद्र तक लोगों को पहुंचाकर वैभव गहलोत को जीत दिलाई जाए। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने आज जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, ये दिखाते हैं आपको। पीने का पानी और सिंचाई का पानी जो पिछली भाजपा सरकार के अंदर काम आगे बढ़ा था, उसको रोकने का काम यूपीए सरकार ने करा। 2018 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा नक्शा बना लिया था इसका, उसको रोकने का काम पिछली यूपीए सरकार ने करा। लेकिन उसके बावजूद इन 90 दिन के अंदर ही 21 जिलों के अंदर
तकरीबन 2,80,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई का पानी मिलेगा और तकरीबन 40% आबादी राजस्थान को पीने का पानी मिलेगा। इसकी पूरी संरचना हो गई है। इसमें केंद्र से पूरी ताकत और मदद मिल रही है। इसमें मध्य प्रदेश की सरकार से भी पूरी मदद मिल रही है। ये अपनी तरह से एक ट्रिपल इंजन सरकार की ताकत का काम है। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी की ओर से सीपीएम के लिए सीकर लोकसभा सीट छोड़ने के बाद आज पहली बार जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस जिला अध्यक्ष की मौजूदगी में कांग्रेस जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में इंडिया गठबंधन के माकपा प्रत्याशी अमराराम और पूर्व विधायक कॉमरेड पेमाराम भी मौजूद रहे। सीपीआईएम से गठबंधन के बाद जहां कांग्रेस में सियासी गर्माहट तेज हो गई है, तो वहीं कांग्रेस में अंदर खाने गठबंधन को लेकर कई तरह की चर्चाएं भी सामने आ रही हैं। लेकिन तमाम चर्चाओं के बावजूद अब कुल मिलाकर पार्टी को सीट जितवाने के लिए संघर्ष हो रहा है। सरकार गिराई, मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, झारखंड में मुख्यमंत्री को अंदर किया, दिल्ली में केजरीवाल जी को अंदर किया। हमारे नेताओं के यहाँ रोजाना ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स भेज रहे हैं। तो ये देश में जो तांडव चल रहा है, जो लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, लोगों को क्रेज किया जा रहा है, आजादी छीनी जा रही है, परेशान किया जा रहा है, तो इंडिया गठबंधन बना और इतनी मजबूती के साथ बना है कि ये जो 30, 32, 35% जो वोटों पे राज कर रहे हैं ना, ये इस 2024 में ये सत्ता में नहीं आने वाले हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और सीकर से अमराराम जी लोकसभा जीत करके जाएंगे। और जो 3 महीने से जिस प्रकार से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, मैं समझता हूं कि प्रदेश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों ने झूठ बोल करके सत्ता हथिया ली। रण राजस्थान में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।